हेलो थ्री एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेंबरशिप एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इस वाले चैनल की भी कितनी चलेगी, बट हाँ, इस वाले चैनल पे अपन बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो यूट्यूब के थ्रू अपन को पता है। बाकी थैंक यू सोहेल भाई, आपका मेंबरशिप लेने के लिए। तो अपना फर्स्ट मेंबर भी ऐड हो चुका है जो सोहेल भाई है, और अब बाबा टिल्लू है सोहेल भाई। ठीक है यार, थैंक यू। मैं लगभग यार 5 मंथ हो गया, वैसे भी मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आई है, तो अच्छे से चैनल को सपोर्ट करना है ना, जितना कर सकते हो। हालांकि अभी सिर्फ मेंबरशिप एक्टिव हुई है, अपने चैनल का मोनेटाइजेशन एक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, सुपर चैट और सुपर थैंक्स तुम भेज सकते हो और मेंबरशिप ले सकते हो, बस अभी इतना ही कर सकते हो। बाकी जब अपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम हो जाएगा तब शायद मेंबरशिप भी एक्टिव हो जाए, अगर यूट्यूब चाहे तो। बट मैं चाहता नहीं हूँ कि अब ऐसा हो, क्योंकि मेंबरशिप से ही अगर अपना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है तो ठीक है, अपन नहीं जाते मोनेटाइजेशन की तरफ। हालांकि ये भी मोनेटाइजेशन अगर यूट्यूब इसे कैंसिल करना चाहे तो कर सकता है, बट थोड़ा सा रिस्क कम है इसमें। आओ चलते हैं एपिसोड पे अब, और बात करते हैं क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। तो इस एपिसोड में यांका एक शांत कमरे के अंदर एंटर हो गया था। यांका जब अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है तो पाता है कि वेंजी सान आलसी की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, बिल्कुल मेरी तरह ही। यहाँ के तुरंत ही उसे प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम टेम्पल मास्टर वैन। और इसके बाद वाइन का गिलास उठाते हुए गटकते हुए यहाँ पे खुश होकर यांकाई की तरफ देखते हैं। जिसके बाद वैन जी सन कहते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिस पे यांकाई कहता है, मैंने ब्रदर जिया सेंग से कुछ चीजें सुनी है। जिस पे वैन जी सन कहता है, तुम तो बड़े सावधान हो बच्चे। हाँ बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा प्राइस देने के लिए ही बुलाया है। हालांकि तुमने कुछ दिन पहले इस राजा से कुछ मांगा था, लेकिन वो मांग तुम्हारे टेंपल के लिए किए गए कंट्रीब्यूशन के बराबर नहीं थी। वैसे भी तुम मेरे टेंपल के डिसाइबल नहीं हो, इसीलिए टेक्निकली तुम बाहरी हो। तो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए ये सोचने में राजा को वैसे भी काफ़ी वक्त लग गया। तब यहाँ के कहता है, मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जिस पे बेंजी सान कहता है, अच्छा तो फिर मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। हालांकि बेंजी सान ने यांकाई को ये चूज करने का ऑप्शन दे दिया था, और ये लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइड है। लेकिन अगर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेंजी सान थर्ड लेवल के एम्पर लेवल के मास्टर है और एक टेम्पल मास्टर भी। दूसरी तरफ यांकाई एक नॉर्मल दाओ सोर्स लेवल के फर्स्ट लेवल का मास्टर। तो जो चीज़ यांकाई को कीमती लगती है वो वेंजी सान की नज़रों में नॉर्मल होनी चाहिए। इसीलिए यांकाई अगर कुछ भी चूज करता है तो वो उसे आसानी से दे सकते हैं। पर यांकाई भला यहाँ इतने अच्छे मौके पर गलती कैसे कर सकता था। वो तुरंत ही कहता है, टेम्पल मास्टर वैन इस जूनियर को क्या प्राइस देना चाहते हैं। जो सुनकर वैन जी सान स्माइल करता है कि बच्चे तुम सच में होशियार हो, क्योंकि अब उन्हें देना था तो वो एक तो टेम्पल मास्टर थे और दूसरा थर्ड लेवल एम्पर लेवल के बॉय, तो अपनी ग्लोरी के साथ वो कोई छोटा मोटा आइटम यांकाई को पेश नहीं कर सकते थे। वो तुरंत ही कहते, बच्चे तुम्हारे द्वारा दी गई स्टार सील को देखते हुए मैं किंग जिम्मेदारी लेता हूँ कि टेम्पल के ट्रेजर एरिया को ओपन किया जाएगा। उसमें से 3 चीजें तुम चूज कर सकते हो। जो सुनकर यांकाई की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि बेंजी सान ने अपने पर्सनल ट्रेजर नहीं बल्कि एज्योर सन टेम्पल के ट्रेजर की बात की थी। साउथ टेरिटरी के पीक सेक्ट होने के नाते इनके ट्रेजर्स कम नहीं हो सकते थे गाइस। हालांकि यहाँ के इमोशनल होने ही वाला था कि तभी वेंजी सान उकसाते हुए अपनी बातें जोड़ते हुए कहते हैं, तिजोरी में अनगिनत आर्टिफैक्ट है, और यहाँ तक कि 2 एम्पर ग्रेड के आर्टिफैक्ट भी। लेकिन एम्पर ग्रेड आर्टिफैक्ट क्या है, कहाँ है, उन्हें तुम्हें खुद ही खोजना होगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी रियल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जो आउटर वर्ल्ड में मिलना इम्पॉसिबल है। कई हिडन आर्ट और टेक्निक जो आउटर वर्ल्ड में देखी भी नहीं गई। इसीलिए अपनी प्रेजेंट टाइम की कल्टीवेशन के साथ तुम किस ट्रेजर को देख सकते हो, किसे पा सकते हो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। साथ ही साथ कई एम्पर लेवल के मास्टर्स द्वारा छोड़े गए उनके एक्सपीरियंस लाइफ के और इनक्रिप्शंस भी मौजूद है जिनसे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ की सांसें तो अब धीरे धीरे तेज हो रही थी कि बस मुझे ट्रेजर एरिया दिखाओ, मुझे वो देखना है। हालांकि इसे चाहे जैसे भी देखो, बेंजी सान ने एक आउटर पर्सन के लिए अपना ट्रेजर एरिया ओपन करने की बात की थी। यहाँ इस बात को लेकर भी काफ़ी ग्रेटफुल था। हालांकि वेंजी सान द्वारा बताई गई चीज़ें वास्तव में कीमती और रेयर भी थी, फिर भी यहाँ तुरंत ही डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि उसे किस चीज़ को लेना चाहिए। एम्पर ग्रेड आर्टिफैक्ट यहाँ के पास कम नहीं थे, इसीलिए उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ तक पिल्स की बात थी, यहाँ खुद बना सकता था तो उसकी भी जरूरत नहीं थी। हिडन आर्ट और टेक्निक की बात करें तो यहाँ इन्हें भी अभी के लिए इग्नोर कर सकता था, क्योंकि अगर वो उसे ले भी लेता तो अभी के लिए उसके पास उसे कल्टीवेट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एम्पर लेवल के मास्टर के लाइफ एक्सपीरियंस ने यांकाई को थोड़ा सा ट्रैक किया था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उसे गलत डिसीजन और गलत पाथ से बचने में मदद कर सकती है। यांकाई के चेहरे के इंप्रेशन में बदलावों को देखकर वेंजी सान भी हैरानगी से पूछता है, क्या हुआ, क्या इनमें से किसी भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। जिस पे यांकाई जवाब देता है, प्लीज़ मुझे माफ़ करें टेम्पल वैन मास्टर वैन, मैं बस डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ।
जिस पर बेंजी सान तुरंत ही कहते हैं, हाँ मैं समझता हूँ, इनमें से सारी ही चीज़ें तो अच्छी हैं, तो तुम्हें मुश्किल हो रही होगी कि क्या चूज़ करें। अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी पसंद ना आए तो मैं तुम्हें खुद से एक हिडन टेक्निक सिखा सकता हूँ। तभी आगे कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ टेम्पल मास्टर बहन, ब्रदर जी और अदर लोगों को इस बार प्राइज में क्या मिला है? क्या वो भी अंदर जाकर 3 ट्रेजर चूज कर पाए? जिस पे बहन जी सानी आंगा की तरफ देखते हुए कहते हैं, बच्चे तुम काफ़ी समझदार हो। ऐसा लगता है कि ब्रदर जी और अदर लोगों को अलग इनाम मिला है। यहाँ के अपना सेल आता है जिस पर वो कहते हैं, हाँ उनका इनाम वाकई में लगे क्योंकि वो टेम्पल के डिसाइबल हैं, जबकि आप नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर यह बोला था, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि आगे इस बात से नाराज होगा या नहीं, पर वो आगे कहते हैं, लेकिन हाँ तुम्हें भी उनके जैसा ही प्राइज हासिल करने का मौका है। हालांकि इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इच्छुक हो या नहीं। जो देख के आगे कहता है, मैं आगे सुनना चाहूंगा। तो वो तुरंत ही कहते हैं, मतलब यहाँ के आगे कहता है कि अगर 3 ट्रेजर चूज करने से भी बेहतर कोई इनाम है तो उसके बारे में जानना तो अच्छी ही चीज़ होगी। और वो जानना चाहता था कि वो क्या है। तभी वेंजी सान तुरंत जवाब नहीं देते और कहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस किंग ने यहाँ एज़ोर सन टेम्पल क्यों बनाया था? यहाँ का कंफ्यूज होता है क्योंकि एज़ोर सन टेम्पल कई 100 या 1000 साल पहले बनाया गया होगा, तो क्यों बनाया गया था यहाँ का को नहीं पता था। जो देखकर वेंजी सान कहता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कुछ खास है। लगभग 800 साल पहले मैं यहाँ से संयोगवश गुजर रहा था। तभी मुझे यहाँ पे एक मैजिकल मिस्टीरियस पावर वाला आर्टिफैक्ट या ऑब्जेक्ट मिला। तब ये किंग 3rd लेवल के एम्परर लेवल पर था और उस चीज़ को हासिल करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पे ठहरने का सोचा और धीरे धीरे यहाँ पे ये सेक्ट क्रिएट हो गया। एक किंग ने सोचा था कि वे एज़ोर सन टेम्पल की स्थापना क्यों ना कर ले। क्योंकि ये एरिया एक सेक्ट जैसा दिखने ही लगा था, मैंने एज़ोर सन टेम्पल बना दिया और इसे स्टेबलिश कर दिया। साउथ टेरिटरी में अदर सेक्ट के कंपैरिजन में मेरे सेक्ट कम टाइम पे अपेयर हुआ, लेकिन फिर भी हम उनसे इक्वली लेवल पर कॉम्पीट करने में कैपेबल हैं। आपको पता है क्यों? तभी आंका कहता है, क्या ये उस चीज़ के कारण है? जिस पे वेंजी सान तारीफ में कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही। हालांकि मैं 3rd लेवल एम्परर लेवल पर हूँ, मेरी पावर अदर टेम्पल्स के टेम्पल मास्टर से बिल्कुल भी कम नहीं है, लेकिन किसी सेक्ट की ताकत कमजोर या मजबूत एक पर्सन से नहीं होती, बल्कि उसकी कंप्लीट फाउंडेशन से होती है। तभी आके कहता है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ वो चीज़ है क्या? डिवाइन एसेंशियन मिरर। ये एक मिस्टीरियस ओरिजिन है जो हेवन और अर्थ के ओरिजिन के टाइम से ही ओरिजिन में था। इसके भीतर एक खुद का वर्ल्ड है, लेकिन ये हमारे वर्ल्ड से काफ़ी अलग है। ये किस टाइप से अलग है मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर तुमने इसमें इंटर करने का मौका मिले तो तुम खुद इसे जान जाओगे कि ये कैसा है। साथ ही इसमें इंटर करने वाला कोई भी कल्टीवेटर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। ओल्ड टाइम पे मैंने भी इसके अंदर जाकर देखा था, लेकिन फिर भी इसके सभी सीक्रेट्स को मैं समझ नहीं पाया। पिछले कई 100 सालों में टेम्पल के ज़्यादातर एलाइट डिसाइबल इस टेम्पल मिरर के अंदर जाते हैं। जो भी जिंदा बचकर बाहर निकलते हैं वे सभी बेहद पावरफुल हो जाते हैं। वो आगे बताते हैं, जैसे स्टार साउल पैलेस के पास 5 कलर ट्रेजर पैगोडा है, ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के पास इटर्नल विंड है, वैसे ही हेवनली मार्शल होली लैंड के पास मार्शल इंटेंट टेम्पल है, और ये सभी उनके सेक्ट की फाउंडेशन है। वैसे ही मेरे सेक्ट की फाउंडेशन डिवाइन एसेंशियन मिरर है, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मेरे सेक्ट का फाउंडेशन और ग्लोरी आगे बढ़ती ही रहेगी। तब यहाँ के कहता, क्या जूनियर इसमें इंटर कर सकता है? जिस पे वेंजी सान स्माइल करते कहते, असल में इस किंग ने आपके लिए इस चीज़ को तैयार नहीं किया था, क्योंकि आउटर पर्सन्स के लिए इसके अंदर जाना नामुमकिन है। आखिरकार डिवाइन एसेंशियन मिरर मेरे टेम्पल का एक सीक्रेट है, जिसके बारे में केवल उन्हीं को ही पता है जिसने इनमें इंटर किया। आर्म डिसाइबल्स भी इसके बारे में कभी भी नहीं जानते, इसलिए जाहिर है किसी और पर्सन या दूसरे सेक्ट के लोगों को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। यह मेरे सेक्ट के रूल्स को वायलेट करेगा। जो सुनकर यांकाई अचानक ही बोलता है, टेम्पल मास्टर वैन, क्या आपको याद है कि आपने कहा था कि अगर मैं जूई के खिलाफ लड़ाई जीत जाता हूँ तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान लेंगे, शर्त बहुत ज़्यादा ना हो तो? वेंजी सान इस पल हैरानगी से रुक जाते और यांकाई को देखकर पूछते हैं, क्यों, क्या आप वही रिक्वेस्ट यहाँ करना चाहते हैं? जिस पे यांकाई कहता है, बिल्कुल। इसके अलावा चूंकि मैंने एक इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, टेम्पल को 6 स्टार सील दान दी है, तो अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेंजी सान कहते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, लेकिन क्या तुम वास्तव में ऐसा करना चाहते हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता डिवाइन एसेंशियन मिरर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। जो देख के यहाँ के कहता है, क्योंकि ब्रदर जिया सेंग वादर लोगों को ये प्राइज़ मिला है, इसका मतलब है कि ये सबसे अच्छा प्राइज़ है। क्योंकि ये सबसे अच्छा प्राइज़ है, मुझे संकोच क्यों करना चाहिए? जिस पर बेंजी सान स्माइल करते कहते हैं, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इंटर करने की इजाज़त देता हूँ। हालांकि तुम्हें शपथ लेनी होगी कि तुम डिवाइन एसेंशियन मिरर के सीक्रेट को किसी को नहीं बताओगे, वरना
जूनियर समझ गया, मैं शपथ लेता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ कहने तो सीधे तौर पर कि बस मुझे घुसेड़ दे अंदर एक बार, मैं इसे अंदर से ही कैप्चर कर लेगा। आधे दिन बाद यहाँ के वेंजी सान का साथ छोड़कर सोरिंग स्वेलो पीक पर लौट आता है। इस आधे दिन के दौरान वेंजी सान ने यांकाई को डिवाइन सेंसर मिरर के सीक्रेट के बारे में डिटेल में समझाया था और यांकाई ने इसके बारे में काफी कुछ सीख लिया था। यांका इस बात को लेकर हैरान भी था कि कोई भी इसके अंदर जाकर जिंदा लौट कर आ सकता है तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, लेकिन यह मिस्टीरियस चीज आखिर क्रिएट कैसे हुई। साथ ही जो मिरर है किसी पर्सन की सिर्फ फिजिकल पावर पर नहीं बल्कि पूरे फाउंडेशन और कॉन्स्टिट्यूशन पर ही असर डालता है, जो कि एक ट्रू ब्लेसिंग है। यांकाई को अचानक ही समझ आता है कि कुछ दिन पहले गाओ जूटिंग यांकाई से मिलने और उसे पर्पल सन प्रोफाउंड लाइट सील्ड देने क्यों आई थी। शायद उसे पहले से ही पता था कि यांकाई शायद ऐसी जगह पे एंटर कर सकता है, तो उसके सोल के डिफेंस के लिए उसने यह आर्टिफैक्ट उसे दिया था ताकि यांकाई के पास एक एक्स्ट्रा सेफ्टी हो। यह महसूस करते हुए यांकाई का दिल एक पल के लिए थम सा जाता है और वो हल्के से हिलाते हुए कहता है, सच में पुराना अदरक ताजे अदरक से काफ़ी तीखा होता है। और यांकाई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि शायद उसे रियलाइज हो गया था कि बेंजी सान और अदर लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यांकाई को इस डिवाइन एसेंशियल मिरर में एंटर करने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। हालांकि टेंपल मास्टर वैन ने आज जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। कई बार यह संकेत दिया कि जियासेंग और अदर लोगों को यांकाई से अलग ही इनाम मिला है ताकि यांकाई उस वादे का इस्तेमाल करे जिसने उन्हें थोड़ा कंफ्यूज कर रखा था कि यांकाई बदले में क्या मांग ले, है ना, पहला वाला जूई को हराने वाला। दूसरे शब्दों में कहे तो भले ही यांकाई ने वेंजी सान के वादे का इस्तेमाल ना किया हो, यानी कि यांकाई रिक्वेस्ट ना भी करता तो भी यांकाई को इंटर करने का मौका जरूर दिया जाता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। यांकाई को लगा कि वेंजी सान का उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि टेंपल मास्टर बैन ने इतना बड़ा सीक्रेट उसके सामने रिवेल कर दिया। वैसे भी यांकाई को कल डिवाइन एसेंशियल मिरर में एंटर करना था, इसीलिए वो सोरिंग पीक में लौटकर पर्पल सन प्रोफाउंड लाइट सील्ड को रिफाइन करने की जल्दबाजी में नहीं था। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, आधे दिन में कितना ही रिफाइन कर पाएगा। तो यांकाई पालथी मार कर बैठता और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ और कोई पावर को रिकवर करता है। अगले दिन सुबह सुबह यांकाई आंखें खोलता है तो ये एकदम रिलैक्स होता है। वो तुरंत ही एज़्योर सन माउंटेन पीक की तरफ बढ़ जाता है। लगभग आधे घंटे बाद यांकाई उस जगह पर पहुंचता है जहां एक खाली मैदान में 4 फिगर खड़ी थी। यांकाई ने चारों को देखा तो पाया जियासेंग, चाओवाई, मुरोंग जियो और चैन मूजी थे। जो देखकर तो जियासेंग ताली बजाते हुए कहता, मुझे तो पता ही था ब्रदर यांग यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, देखो ब्रदर यांग भी आ गए। दूसरी तरफ जाओवाई काफी हैरान था क्योंकि यांकाई एक आउटर पर्सन था, वो डिवाइन एसेंशियल मिरर जैसे सीक्रेट प्लेस पर कैसे एंटर हो सकता था। चाहे उसका कंट्रीब्यूशन कितना भी ग्रेट क्यों ना हो, एंटर करना इम्पॉसिबल था। क्या टेंपल मास्टर इतने ग्रेटफुल हैं? मुरोंग जियो तो तुरंत ही कहती, लिटिल ब्रदर यांग। ब्रदर यांग। चैन मूजी भी यांकाई को ग्रीट करता है। हालांकि यांकाई और वो आज एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन एक दूसरे से कुछ बातें हो चुकी थी, मिल चुके थे, तो है ना, फॉर्मेलिटी बनती है, जैसे मैं तुम लोग को कर देता हूँ, तुम लोग मुझे कर देते हो। हाँ, मिलेंगे यार कहीं, अपन कभी कहीं तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। तब यहाँ का सभी को देखकर कहता है, क्या सिर्फ हम लोग ही अंदर जा रहे हैं? क्या हमारे साथ कोई डिसेबल या मास्टर नहीं है? जिस पे जियासेंग स्माइल करके जवाब देता है, जरूर एक मास्टर है। डिवाइन एसेंशियल मिरर का इनर एरिया खतरनाक माना जाता है, इसीलिए टेंपल निश्चित तौर पर हम जैसे नौसुखियों को यूं ही तो नहीं जाने देगा। हमें एक एम्परर लेवल की डिसाइबल की मदद मिलेगी, बस हमें ये नहीं बताया गया कि वो कौन है। जियासेंग गुस्से में चेहरा उसका लाल हो जाता है और वो तुरंत ही कहता है, वो निश्चित तौर पर एल्डर गाओ तो नहीं हो सकती। पिछली बार 4 सीजन रियलम की जर्नी में गाओ जूटिंग ने उसे 2 बार शिप से बाहर फेंक दिया था, इसीलिए वो गाओ जूटिंग से थोड़ा सा डरा हुआ था। और जियासेंग ने इतना कहा ही था कि मुरोंग जियो उसकी तरफ देखती है। जो देखकर जियासेंग कहता है, जियो क्या तुम सोई नहीं हो रात के? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? जिसमें मुरोंग जियो तुरंत ही कहती, नहीं वो नहीं। जाओ भाई कहता है, हाँ ठीक है। दूसरी तरफ देखने लगता है। वहीं पे चैन मूजी और यांगाई भी आसमान की ओर देखने लगते हैं। जियासेंग को अचानक ही कुछ रियलाइज हुआ था और वो कांपने लगता है, जैसे मानो पीठ पर गॉड ऑफ डेथ ने अपना हाथ रख दिया हो या पीछे खड़ा हो उसके। जिसके बाद एक आवाज आती है, तुमने अभी क्या कहा? और इससे पहले की बात पूरी हो पाती है, एक जबरदस्त प्रेशर जियासेंग के सिर पर बनता है और बेचारा वहीं पे धड़ाम होकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। गाओ जूटिंग तुरंत ही कहती है, बाकी के तुम सभी लोग इस क्वीन को फॉलो करोगे। जो सुनकर सभी से एड़ाते और गाओ जूटिंग के पीछे पीछे आने लगते हैं। मोरोंग जियो के जाते ही जियासेंग सिंपैथी भरी नजरों से उसे देखता है। हालांकि उसने उसे सहारा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सीनियर ब्रदर के लिए मनी मन प्रार्थना की थी कि भगवान बचाए इन्हें। देखो, गाओ शूटिंग का जाने का मुझे रीज़न ये भी लग रहा है क्योंकि उसे यांकाई को सेक्ट में शामिल करने के लिए मनाना है, तो हो सकता है कि टेंपल मास्टर की स्ट्रेटेजी हो। गाओ शूटिंग के साथ चलते हुए डिसेबल काफ़ी शांत थे क्योंकि उन्हें प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था, इवन कि वो बात भी नहीं कर रहे थे और स्माइल भी नहीं कर रहे थे। ग्रुप एक पीक पर पहुंच जाता है।
इस पीक पर चट्टानें थी जो गहरी खाई जैसी लग रही थी और सपाट थी। गाओ जूटिंग चट्टान के सामने हवा में रुकती और यांग और सभी लोगों की तरफ देखती है। यांग यहाँ पे हैरान होता है सबसे ज्यादा और चारों तरफ देख रहा था कि ये कैसा एरिया है। दूसरी तरफ बाकी के लोग थोड़ा अलग थे क्योंकि उन्हें इस रास्ते से कई बार आना जाना किया था, ये प्लेस वो जानते थे। दूसरी तरफ यांग क्योंकि एक आउटर पर्सन था, उसे नहीं पता था यहाँ क्या सीक्रेट छिपा है। गाओ जूटिंग कहती है हमारे अंदर जाने के बाद जो चीजें आपको नहीं देखनी है वो मत देखना, जो चीजें आपको नहीं बोलनी है वो मत बोलना, खास कर तुम। और ऐसा कहते हो उसने जिया सेंग की तरफ इशारा किया था। जिया सेंग तो मुरोंग झोजो के पीछे छिपने की कोशिश करता है। ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो कब यहाँ पे पहुंच गया। और जिया सेंग तुरंत ही कहता मैं अभी इसी वक्त गूंगा होने की कसम खाता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। तभी गाओ जूटिंग उस सपाट चट्टान की तरफ देखते हुए कहती है ग्रैंड माँ क्या आप यहाँ पर हैं? जूटिंग सेक्ट मास्टर के ऑर्डर पर डिसाइबल्स को इमॉर्टल एसेंशन मिरर में ले जाने के लिए आई है, तो प्लीज बैरियर ओपन करो। लहजा काफी पोलाइट था। बेंजी सान क्यूरान के सामने वो कभी भी इतनी पोलाइट नहीं हुई थी जितनी यहाँ पे थी। बेंजी सान को तो इस चीज़ से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो पोलाइट होती है या नहीं। ऐसा लगता था कि उन्होंने इसका पालन पोषण किया है और वो खास तौर पर तो ऐसे रिएक्ट भी करते थे कि ये लड़की नाराज हो जाए। हालांकि यहाँ पे नोटिस किया था कि गाओ जूटिंग ना केवल पोलाइट है बल्कि थोड़ी सी घबराई हुई भी है और चेहरे पर थोड़ा सा स्ट्रेस भी है। इसके अलावा जिस तरीके से उसने प्रोनाउंस किया ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जूनियर हो जो सीनियर से बात कर रही है। यानी कि इस बैरियर को प्रोटेक्ट करने वाली ग्रैंड मा यू शायद कोई सुप्रीम एल्डर होंगी जिनका बिहेवियर और इंटेंट काफी खराब होगा। गाओ शूटिंग ने यहाँ पुकारने के बाद इंतजार करना कंटिन्यू रखा था और लगभग आधा घंटा बीतने के बाद अचानक ही सामने की चट्टान से एक तेज लाइट चमकती है और बैरियर हट जाता है। गाओ शूटिंग तुरंत ही कहती है मेरे पीछे आओ। तभी वो केव के अंदर उड़ जाती है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे। केव में इंटर करते ही सभी को एक कोल्ड ठंडक का एहसास हुआ था। हालांकि वहाँ मौजूद सभी लोग दाओ सोर्स लेवल के मास्टर थे, फिर भी वो खुद को कांपने से नहीं रोक पाए। गेम में एकदम सन्नाटा, लाइट एकदम कम। गाओ शूटिंग के सबसे आगे चलने के बाद सभी उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे। किसी ने भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होने की कोशिश नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे गाओ शूटिंग पहाड़ के अंदर जाती जा रही थी, केव का रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा और मिस्ट से भरा हुआ था। काफी देर तक जाने के बाद सामने एक तेज लाइट ग्लो होती है और कुछ ही पलों बाद वे एक विशाल माउंटेन केव के सामने पहुंच जाते हैं। चारों ओर देखने पर इस माउंटेन की केव का इनर एरिया साफ सुथरा और सादा था, जिसमें सजावट के नाम पे कुछ नहीं था। केव के सेंटर में एक मिरर जैसी कोई चीज थी जो लगातार लाइट से चमक रही थी और मेज के आकार की महसूस हो रही थी, यानी कि एक मेज होती ना बड़ी सी, उसके आकार की। जैसे ही सभी को रियलाइज होता है कि ये लेजेंडरी डिवाइन एसेंशन मिरर है, सभी लोग चारों तरफ देखने लगते, शायद उन्हें कुछ अच्छा मिल जाएगा। हालांकि उन्होंने इस मिरर को सेंटर में देखा था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी मिस्टीरियस नहीं था, केवल इस मिरर के अलावा जो वॉर्टेक्स की तरह बदलकर एक सक्शन फोर्स जनरेट कर रहा था, जिसके कारण सभी की जो सोल पावर होती है वो अशांत हो जाती, जैसे मानो उसे खींचा जा रहा हो और वो गायब होने वाली हो। सभी लोग घबराते हैं और मिरर से साइड पे अपनी आंखें मोड़ लेते हैं। तभी आवाज आती है। यंग जनरेशंस को हमेशा अपनी गलतियों की सजा लेनी ही पड़ती है। यह आवाज ऐसी थी जैसे मानो पंजे से दिल को खरोचा गया हो, एकदम कड़वाहट भरी। जैसे ये आवाज सुनाई दी, एक मिस्टीरियस फिगर सबके सामने आती है। गाओ शूटिंग भी सहज तरीके से उस फिगर को देखती है और हैरान हो जाती है कि वो कब उसके सामने अपेयर हुई, लेकिन जल्दी ही वो संभल भी गई थी। गाओ शूटिंग तुरंत ही कहती ग्रैंड माँ प्रणाम। यहाँ के और बाकी के लोग भी नए आए पर्सन को तुरंत ही प्रणाम करते हैं। वो जब देखते हैं कि ग्रैंड माँ यू बेहद छोटी प्यारी सी होती हैं, लगभग यांकाई की छाती से, पीठ झुकी हुई, लाठी के सहारे संभली हुई, थोड़ी सी कमजोर, लड़खड़ाती हुई, इस दादी के चेहरे पर बदसूरत कहना भी कम पड़ जाता है। उसे बदसूरत कहना बदसूरती का बेइज्जत करने जैसा था। चेहरे पर अनगिनत झुर्रियाती उम्र के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि टाइम से पहले दादी आ गई थी, दादी के बाद टाइम आया, दुनिया भी दादी के बाद बनी, सब कुछ दादी के बाद। दादी बहुत पहले की है। दादी ने डायनासोर्स को अपने गोदी में पाला था। इवन कि जब डायनासोर आए तो वो भी दादी को दादी कहते थे। लेकिन दादी की आंखों में हरी कलर की एनर्जी जगमगा रही थी जो किसी के भी खड़े कर सकती थी, रोंगटे खड़े कर सकती थी। दादी क्या ही खड़ी कर लेगी अब। दादी के हुलिया को देखते हुए राइटर सिर्फ यही कहता है कि यह तो काफी क्रूअल और रूथलेस है। मुरंग जो का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, वो तो एकदम पीछे हट जाती है। वो उसके क्लोज नहीं जाना चाहती थी। इसके कंपैरिजन में तो किसी लड़के के नजदीक जाना ही आसान था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी दादी को कुछ भी उल्टा सीधा कहने की। दादी बिना कुछ संकेत दिए हल्के से हिलाती है और चारों लोगों को देखती है, बॉडी को स्कैन करती है और यांकाई अपने सामने खड़ी इस ओल्ड लेडी को देखता है तो हैरान रह जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने पाया
कि दादी का डिवाइन सेंस एक्सट्रीमली पावरफुल है, इवन कि पहले मिले हुए आंटी फैंग से भी ज़्यादा। तुम सोच सकते हो आंटी फैंग पहले से ही थर्ड लेवल के एम्पर लेवल की मास्टर थी, जो वेंजी सान के इक्वल थी, और दादी का अगर और उनसे भी स्ट्रांग है तो क्या दादी थर्ड लेवल के एम्पर लेवल के ऊपर पहुंच गई है? लेकिन दादी का जो ऑरा महसूस हो रहा था वो तो फर्स्ट लेवल एम्पर लेवल का था। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ये लड़की फर्स्ट लेवल एम्पर लेवल पर थी, लेकिन उसका डिवाइन सेंस थर्ड लेवल एम्पर लेवल के इक्वल लेवल पर था, और यह अननोन था कि उसका टैलेंट किस कारण से था, लेकिन पावर काफ़ी स्ट्रांग थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो डिवाइन एसेंशन मिरर को कंटिन्यू प्रोटेक्ट करती थी, वो अपनी पावर नहीं बढ़ा पाई थी। लेकिन क्योंकि डिवाइन एसेंशन मिरर की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि वो तुम्हारी सोल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, तो शायद दादी को इससे फायदा हुआ और उनकी सोल पावर स्ट्रॉन्ग हो गई। दूसरी तरफ ग्रैंड मायू सभी को देखते और इसके बाद यांकाई पर आकर रुक जाती और कहती ओह, मानो उन्होंने कुछ खास देखा, और वो कहते हैं दिलचस्प छोटे लड़के। गाओ यांकाई की तरफ ऐसे देखती है, हैरान होती है कि है दादी ने कभी मुझे ना कहा, ऐसे कह रही हैं। बाकियों की तरफ दादी देखते हुए कहती है बाकी सब लोग काम चलाऊ हैं। गाओ शूटिंग ग्रीड करके कहती है मैं दादी को परेशान करूंगी उन्हें डिवाइन एसेंशन मिरर में ले जाने के लिए। जो देखकर वो तुरंत ही कहते ओह वो छोटा बदमाश बेंजी सान, उसे तो बस इस बुढ़िया पे हुक्म चलाना आता है। जो सुनकर दादी यू ने थोड़ा सा गुस्सा भी सो किया था। यांगाई तो सचमुच में हैरान था और सामने खड़ी ओल्ड लेडी को हैरानगी से देख रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए। बेंजी सान अभी भी एज़्योर सन टेम्पल के टेम्पल मास्टर थे, लेकिन दादी यू जो इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करती है, जाहिर तौर पर वो टेम्पल मास्टर की सीधे तौर पर बेइज्जती कर रही थी। इवन कितने सारे लोगों के सामने उसे लिटिल बास्टर्ड कह दिया था। सभी के हैरान इंप्रेशन को देखकर दादी यू तुरंत ही कहती है क्या हुआ, उस बास्टर्ड ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया और फिर भी मैं उसे गाली भी नहीं दे सकती, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? सभी लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम भी देना चाहते हैं, आप भी दो दादी। दूसरी गाओ जूटिंग कहती है लेकिन ग्रैंड माँ आप तो यहाँ पे टेम्पल मास्टर के साथ शर्त के बाद आई थी ना। जिस पे दादी गुस्से में कहते हैं हाँ तुम्हें पता ही क्या है, और बेंजी सान को कोसते हुए उनका चेहरा बिगड़ जाता है और वो भड़क जाती हैं। वो तुरंत ही कहती है उस समय तुम एक छोटे बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उस कमीने बेंजी सान को अगर मैं हरा नहीं पाती तो मैं उसके बॉडी के 10,000 टुकड़े कर चुकी होती। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब कोई पुराना किस्सा याद आ गया है जो कि उनकी लाइफ का नाइटमेयर है, और वो लगातार अब गालियां देती जा रही थी। साथ ही वो अपनी छड़ी जमीन में पड़क दी और पूरी केब माइक की तरह अभी कांप गई थी, जिससे यांकाई और बाकी लोग की तो फट गई थी कि कहीं दादी उन पे अटैक ना कर दे। हालांकि दादी यो गुस्से में थी लेकिन अपना आपा नहीं खोती, और गाली देने के बाद वो चुप होते हुए सामने की तरफ देखती हैं जैसे मानो वो थक गई हो। गाउजुंटी के चेहरे पर भी थोड़े से हार्ड इंप्रेशन थे, वो अपना पेशेंस बना के रखती है और कहती है दादी यू आपको गालियां देने से पहले हमें अंदर भेज देना चाहिए। जिस पे दादी यू कहती मुझे पता है। तो यूटिंग क्या तुम भी इसके अंदर एंटर करी हो? जिसमें गाओ जूटिंग कहती है हाँ मैं भी जा रही हूँ। जिस पे दादी कहती ठीक है तो जाओ, एक एक पत्थर का कमरा ढूंढ लो, और छड़ी से इशारा करती है उस तरफ जाओ। यहाँ के वादा लोग वहाँ देखते हैं तो कुछ ह्यूमन मेड कमरे बने हुए थे। हर कमरे पे एक सिंबल बना हुआ था। मोटे तौर पर कैलकुलेट करें तो लगभग 10 कमरे थे जो कि हाफ सर्कुलर फॉर्मेशन से घिरे हुए थे और मिरर से घेरे गए थे। यानी कि कहे तो मिरर के सेंटर में ऐसे बना हुआ था हाफ मिरर टाइप पे, ऐसा जो आधा मिरर घेरे हुए था। गाउजूटिंग ने समझाते हुए कहा मुझे लगता है आप सभी डिवाइन एसेंशन मिरर में एंटर करने के तरीके को जानते होंगे। तो गाउजूटिंग कहती है कि मुझे लगता है कि आप सभी को इस डिवाइन एसेंशन मिरर के अंदर एंटर होने का तरीका पहले ही पता होगा। वहाँ पे केवल आपकी सोल क्लोन ही जा सकते हैं, इसीलिए बाद में हमारी फिजिकल बॉडी हिलडुल नहीं पाएगी। टेम्पल मास्टर ने खुद इन स्टोन रूम को बनाया है, इसीलिए जब आप स्टोन रूम के अंदर जाएं और डिवाइन एसेंशन मिरर के अंदर एंटर करें तब आप इन रूम के अंदर लगे हुए बैरियर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आपकी सेफ्टी कंफर्म रहेगी। बैरियर टोकन या टेम्पल मास्टर के पर्सनली एक्शन के बिना कोई भी इन स्टोन रूम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और आपकी फिजिकल बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो सुनकर दीदी यू या दादी यू या ग्रैंड मदर यू तुरंत ही कहती है सब मेरी सुरक्षा के लिए। जब मेरे यहाँ रहते हो वो चैन से नहीं रह सकता तो उसने मुझे वहीं पे क्यों नहीं मार डाला, और इसके अलावा वो मुझे ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्यों रखने के लिए मजबूर हो रहा है, और ऊपर से वो चाहता है कि मैं इस जगह की रखवाली करूं। हालांकि यहाँ के और लोग जानते थे कि बेचारी थोड़ी गुस्से में, और वो ये भी जानते थे कि जो कह रही है वो सच भी है, इसीलिए ज़्यादा लोग इसे सीरियस नहीं लेते और इग्नोर मार देते हैं। साथ ही स्टोन रूम शायद ग्रैंड मा यू से बचने के लिए ही बनाए गए थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उनकी सोल के एसेंशन मिरर के अंदर जाने के बाद ग्रैंड मा यू के मूड स्विंग आ जाए और वो सबको पेल दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये दादी यू कंटिन्यू बोले जा रही होती और सभी लोगों ने एक एक रूम ढूंढ लिया था और उसके अंदर चले गए थे। हालांकि गाओ जोटिंग ने अपने लिए कमरा ढूंढने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि वो वहीं पे खड़ी रही, सभी को
टोकन का यूज़ करने का तरीका समझाया। जल्दी से जल्दी सबने टोकन का यूज़ करना सीख लिया और स्टोर रूम के अंदर एंटर करके दरवाज़ा बंद करके बैरियर्स को ओपन कर दिया। सबके काम खत्म होने के बाद गाओ जूटिंग ने आखिरी एक खाली कमरा चुना और उसके अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने कहा, दादी हम आपको परेशान करेंगे। जिस पे दादी वो तुरंत ही कहती है, तुम्हें अपनी बात व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं। गाओ जूटिंग इस पे कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि जितना बोलना था उसने बोल दिया था। अगले ही पल हम देखते हैं कि दादी यू अपना डंडा एक तरफ फेंकती है, अपने हाथ ऐसे खोल देती है और फोरहेड को ऐसे सामने की तरफ उठा लेती है। माथे पर लाइट चमकने लगती है और वो लाइट सीधा ही डिवाइन एसेंशन मिरर के अंदर जा रही थी। बीच बीच में वो कुछ बुदबुदा भी रही थी जो कि किसी चैंटमेंट या मंत्र की तरह लग रहा था, लेकिन ध्यान से सुनने पर पता चला कि उसमें अभी भी कुछ समझदारी वाली बात नहीं बोल रही थी। वो गालियां ही दे रही थी, गरियाए जा रही थी। दूसरी तरफ उसकी लाइट से, जो ये डिवाइन एसेंशन मिरर था, इसकी धुंधली लाइट अचानक ही तेज तरीके से ग्लो होने लगती। उसी समय यांग काई और अदर लोग जो स्टोन रूम में पालथी मार कर बैठे थे, सभी इस तेज लाइट से घिर जाते हैं। उन्हें कुछ हद तक अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। आत्मा तत्थैया तत्थैया करके बॉडी से बाहर निकल जाती है और ये लोग घबरा जाते हैं। हालांकि घबराहट की फीलिंग कैसे नहीं होगी अगर सोल उनकी बॉडी से निकले, लेकिन ये लोग कल्टीवेटर थे, जल्दी ही खुद को शांत कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद सिप सिप की आवाज के साथ 6 कमरों से 6 लाइटें निकलती और डिवाइन एसेंशन मिरर के अंदर एंटर हो जाती हैं। उसी समय यहाँ के और 10 लोगों की फिगर भी इस एसेंशन मिरर की सतह के सामने जाकर गायब हो गई थी। दादी यू की आंखों में अचानक ही चमक आ जाती और जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का संचार किया था, ऐसा लगा जैसे डिवाइन एसेंशन मिरर में उसने कुछ देखा हो और हैरानगी से बोला था, असंभव, यह तो असंभव है। उससे शरारती बच्चे में से किसी एक के पास इतना प्रीशियस ट्रेजर है। क्या मैंने वास्तव में गलत देखा? नहीं, उसके पास सच में है, पर वो कौन है? हालांकि उसने अपने हाथों से बेरहमी से आपस में ही जोड़ते हुए थप्पड़ मारा था ऐसे, और डिवाइन एसेंशन मिरर अचानक ही स्टेबल हो गया था। दूसरी तरफ दादी यू का चेहरा काफी हद तक पीला पड़ जाता है, माथे से पसीना टपकने लगता है। छोटी सी बॉडी अब और छोटी लग रही थी क्योंकि और झुक गई थी ना। वो तुरंत ही कहती है, डैम इट बेंजी सान, तुमने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि डिवाइन एसेंशन मिरर को एक्टिवेट करने के लिए 3rd लेवल के एम्परर लेवल के डिवाइन सेंस की जरूरत होती है। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे नापाक इरादों से अनजान हूँ। ये बुढ़िया तुम्हें इसका खामियाजा भुगतने पर जरूर मजबूर कर देगी। और ऐसा कहने के बाद वो पालथी मार कर बैठ जाती है और कांपते हुए अपनी स्पेस रिंग से कुछ पिल्स निकाल कर उन्हें मुंह में डाल लेती है, कैंडीज की तरह। वो तुरंत ही कहती, चाहे मैंने गलत देखा हो या नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना ही होगा। अगर वाकई वही चीज मैंने देखी है तो वेंजी सान, तुम्हारा काम तमाम। और पागलों की तरह बात करते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। उसी समय हम देखते हैं वेंजी सान मैरियट सेंट पीक से दूर की तरफ देख रहे थे। साथ में चैन कियान भी थी। 3rd लेवल के एम्परर लेवल की स्पिरिचुअल पावर में अचानक ही फ्लैक्चुएशन कम होता है तो चैन कियान तुरंत ही कहती है, ऐसा लगता है सिस्टर गाओ और अदर लोग इंटर कर चुके हैं। जिसमें वेंजी सान भी कहते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है कि सब कुछ सक्सेसफुल हुआ। तभी चैन कियान कहती है, टेम्पल मास्टर, इस सबऑर्डिनेट को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। जो सुनकर चैन कियान कहता है, ऐसा क्या, तुम पूछ सकती हो। हालांकि लिटिल कियान, तुम्हारी हाइट काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी चालाक हो तुम। और ऐसा कहते वो स्माइल करते हैं। जिस पे चैन कियान तुरंत ही कहती, टेम्पल मास्टर जी, आपने सिस्टर गांव का पालन पोषण किया है इसीलिए आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। अगर आप इसी तरीके से लापरवाही से मुझसे पेश आएंगे तो मुझे डर है कि आप सचमुच पूरी लाइफ अविवाहित ही रहेंगे, कोई आपसे शादी नहीं करेगा। जिस पे बेंजी सान तो अपना माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, नहीं नहीं बताओ ना, हाँ क्या क्या बात है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं उस बुढ़िया को मारना नहीं चाहता, वो बात यह है कि मैं उसे मार नहीं सकता हूँ। चैन कियान कहती, पल्ले ना पड़ा कि मार सकते नहीं है, क्यों नहीं मार सकते आप। वो तुरंत ही कहते, जब मैं पहली बार एजो सन टेम्पल के अंदर इंटर हुआ था, यानी कि माउंटेन रेंज में, तो मैंने यहीं रहने का फैसला किया था क्योंकि मुझे डिवाइन एसेंशन मिरर मिला। उस समय ओल्ड लेडी पहले से ही डिवाइन एसेंशन मिरर को प्रोटेक्ट कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो 2000 साल से भी ज़्यादा समय से ऐसा करी हो। जाहिर है उस ट्रेजर को पहली बार देखकर मेरी डिज़ायर हुई और मैंने उसे समझने के लिए काफ़ी क्यूरियस था, इसीलिए मैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम उस कुसर बुड्ढी के इरादों को तो जानती ही हो और उसके स्वभाव को भी। वो किसी भी कीमत पर इसके लिए एग्री नहीं हुई, इसीलिए इस किंग को अंत में उसके साथ लड़ना पड़ गया। जिसके बाद बेंजी सान तुरंत ही कहते हैं, मतलब वो तुरंत ही कहती है, तो आखिरकार आप जीत गए और दादी हार गई। बेंजी सान कहते हैं कि हाँ मैं जीत गया था। हालांकि मैं उससे जीत गया था लेकिन उसका डिवाइन सेंस काफ़ी पावरफुल था। उसकी पावर 1st लेवल एम्परर लेवल पर थी, इसीलिए कुल मिलाकर मैं उससे ज़्यादा पावरफुल था। उस समय मैंने पाया कि बुढ़िया अच्छी नहीं थी, उसका बिहेवियर काफ़ी हिंसक और क्रूअल था। अगर मजबूरी ना होती तो मैं उस पर कभी भी काइंडनेस नहीं दिखाता।
हालांकि क्योंकि वो इतने लंबे समय से डिवाइन एसेंशन मिरर के साथ थी, ऐसा लगता था कि वो इसके सीक्रेट्स के बारे में भी कुछ समझ चुकी थी। हालांकि उस समय भले ही मैं उसे मार नहीं सकता था, पर मुझे यह भी पता चला कि वो डिवाइन एसेंशन मिरर को किसी एनिमी के खिलाफ यूज नहीं कर सकती। साथ ही वो अपनी टेक्निक का यूज करके उसे सील या डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती। अगर उसे मजबूर किया जाए तो वो उसे सील या डिस्ट्रॉय कर सकती है, भले ही वो उसका यूज नहीं कर सकती। ऐसा वेंजी सान का कहना था। जो सुनकर चैन कियान से हिला तो कहता, ओह तो ये बात थी। तो टेंपल मास्टर को अभी इतनी चिंता क्यों है? जिस पर वेंजी सान कहते, इसीलिए मैंने उसके साथ समझौता किया कि ये किंग उसे नहीं मारेगा और ना ही मैं उस डिवाइन एसेंशन मिरर को उससे छीनूंगा। लेकिन जब भी मुझे डिवाइन एसेंशन मिरर का यूज करने की जरूरत होगी, उसे कॉपरेट करना होगा। जो देखकर चैन कियान के चेहरे पर समझदारी भरे इंप्रेशन थे और वो तुरंत ही कहती, कोई सरप्राइज की बात नहीं कि जब मैं डिवाइन एसेंशन मिरर के अंदर गई थी तो दादियों के चेहरे पर अनिच्छा के इंप्रेशन थे, फिर भी उसने मिरर को एक्टिवेट किया था। साथ ही साथ उसके पीछे रहने का कोई कारण रहा होगा। तभी वेंजी सान तुरंत ही कहते हैं, ये बुढ़िया हर बार डिवाइन एसेंशन मिरर को एक्सेप्ट करते हुए ऐसा ही व्यवहार करती है। हमेशा डिवाइन एसेंशन मिरर को वो अपना पर्सनल आर्टिफैक्ट मानती है और दूसरों को उसे छूने तक नहीं देती। साथ ही वेंजी सान कोल्ड वे में कहते हैं, हालांकि इतने सालों तक उसने ऊपरी तौर पर कॉपरेट करने की डिजायर शो की, लेकिन हिडन तौर पर उसने मेरे टेंपल के कई एलाइड वॉरियर्स को मारने की साजिश भी रची होगी। जो सुनकर तो कियान चैंग का चेहरा बदल जाता है। सरप्राइजली वो वेंजी सान की तरफ देखती है और तुरंत ही कहती है, क्या? जिस पर वेंजी सान कहते उसे लगता है कि उसने ये सब किया और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इस किंग को वास्तव में सब पता था। हालांकि उसने हद से ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसीलिए किंग ने उसे बेनकाब नहीं किया। खैर छोड़ो। तभी कियान चैंग कहती है, लेकिन जो डिसाइबल मर गए उनका क्या? जिस पर वेंजी सान कहते हैं, ये एक टेस्ट है, जो इससे सरवाइव करके आएगा वो स्ट्रांग होगा, जो सरवाइव नहीं कर पाएगा वो मारा जाएगा। हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है और हर किसी की अपनी डेथ, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और देखेंगे क्या होगा। लाइक से सब्सक्राइब मार देना। बाय बाय फ्रेंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून।